So hello and welcome to my channel Smart Study with Saima, and today we will do the editorial analysis from the Hindu newspaper, and the editorial which I am taking is temporary truce on US Israel ceasefire with Iran. ठीक है, जो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को पता ही है कि यूएस और ईरान के बीच में जो भी चल रही है प्रॉब्लम्स वॉर को लेकर, उसी के ऊपर है। ठीक है, और आज का जो एडिटोरियल है वो बेसिकली टेम्प्ररी ट्रूस पर है। जो टेम्प्ररी सीज फायर हुआ है उसके बीच में है, उसको डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये कब तक है और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले वोकैबलरी। फ्रेजाइल पार्ट ऑफ स्पीच इसकी एडजेक्टिव है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ये क्या मतलब होता है? ईजिली ब्रोकन और वीक। ठीक है, नाजुक या कमज़ोर, बहुत जल्दी टूट जाना। ये वर्ड काफ़ी बार आ चुका है, प्लीज़ इसे नोट करें। ठीक है, आगे देखते हैं सिनोनिम्स। डेलिकेट, वल्नरेबल, वीक, ब्रिटल एंड फ्रेल, all these will be the synonyms of the word fragile. Now coming to the antonyms, what will be the antonyms? Strong, sturdy, tough, robust, durable, all these will be the opposites of the word fragile. ठीक है, और क्या है आगे देखते हैं। याद कैसे रख सकते हैं इस वर्ड को? फ्रेजाइल का मतलब होता है फ्रेग आइल। टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करा है। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा, इजिली ब्रेक्स। तो फ्रेगमेंट से भी हम इस वर्ड को, फ्रेजाइल वर्ड को याद रख सकते हैं। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? इजिली टूटने वाला, है ना, टुकड़ा, उसे हम बोलते हैं फ्रेजाइल, से कनेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, फ्रेजाइल का मतलब भी ये होता है कि पीसेस में टूट जाना, पार्ट्स में टूट जाना, कमज़ोर, नाजुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? चांसेस और पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं। सिनोनिम अपॉर्चुनिटीज, चांसेस, आउटलुक, पोटेंशियल, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, यू कैन रीड द हिंदी मीनिंग्स ऑल्सो ऑफ दीज वर्ड्स। नाउ व्हाट विल बी द एंटोनिम्स? एंटोनिम्स क्या होंगे? इम्पॉसिबिलिटी, होपलेसनेस, फेलियर, डाउट, अनसर्टेनिटी। ठीक है, असंभव, निराशा, असफलता, संदेह, अनिश्चितता। ऑल दीज विल बी द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रोस्पेक्ट्स। क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है संभावना। नेमोनिक देखिए, प्रो प्लस स्पेक्ट। तो प्रो प्लस स्पेक्ट का मतलब होता है सी फॉरवर्ड, आगे देखना, फ्यूचर चांसेस। जो आगे फ्यूचर चांसेस हो सकती हैं, फ्यूचर में जो कुछ भी हो सकता है, आगे की संभावनाओं को देखना या सोचना, उसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज डिप्लोमैटिक। डिप्लोमैटिक पार्ट ऑफ स्पीच एग्जेक्टिव है। मीनिंग क्या है? रिलेटेड टू मैनेजिंग रिलेशंस टैक्टफुली। ठीक है, किसी भी रिलेशंस को टैक्टफुली क्या करना? मैनेज करना, उसे बोलते हैं डिप्लोमैटिक। सिनोनिम क्या होंगे? टैक्टफुल, पोलाइट, स्ट्रैटेजिक, सेंसिबल और कोर्टियस। ऑपोजिट्स क्या हो जाएंगे इसके? रूड, ब्लंट, हार्श, इम्पोलाइट और ऑफेंसिव। नेमोनिक ट्रिक देखिए, डिप्लोमा। डिप्लोमा का मतलब क्या होता है? एजुकेटेड, एजुकेटेड हैंडलिंग ऑफ पीपल, है ना। तो डिप्लोमा से हम याद रख सकते हैं डिप्लोमैटिक। ठीक है, दिस इज, यू कैन रिलेट बोथ वर्ड्स। तो डिप्लोमा से हम क्या याद रख सकते हैं? डिप्लोमैटिक। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज प्री कंडीशन। प्री कंडीशन ये नाउन है क्योंकि यहाँ पे शन लगा है लास्ट में, TION। क्या मतलब होता है? कंडीशन रिक्वायर्ड बिफोर समथिंग एल्स। ऐसी कंडीशन का रिक्वायरमेंट होना किसी और चीज़ से पहले। सिनोनिम्स: रिक्वायरमेंट, प्री रिक्वेसाइट, कंडीशन, नेसेसिटी, क्राइटेरिया। ठीक है, ये सब जो है क्या हो जाएंगे इसके? सिनोनिम्स। व्हाट वुड बी द एंटोनिम्स? आफ्टर इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम, रिजल्ट और इफेक्ट। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे इसके? एंटोनिम्स। नाउ व्हाट विल बी द निमोनिक ट्रिक? फ्रॉम दिस यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड प्री कंडीशन। तो प्री का मतलब होता है पहले, है ना, बिफोर, और कंडीशन कोई भी कंडीशन, तो इससे हम याद रख सकते हैं बिफोर कंडीशन ना। प्री कंडीशन मतलब कंडीशन से पहले। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज एंगेज्ड। नाउ पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ एंगेज्ड इज एडजेक्टिव। Again, it is a describing word and the meaning of this word is involved or occupied. ठीक है, involved होना या occupy होना। Now what will be the synonyms? Involved, occupied, busy, committed और active। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे इसके synonyms। Antonyms क्या होंगे? idle, free, uninvolved,
डिटैच्ड एंड पैसिव। ठीक है, निमोनिक देखिए एंगेज, एंगेज इन अ केज, एंगेज और इन अ केज जो है राइम कर रहा है ये फ्रेज भी। इन अ केज मतलब जेल के अंदर है ना, केज के अंदर, तो बंधा हुआ या ऑक्यूपाइड होना, तो उसे हम बोलेंगे इंकेज। ठीक है। Sixth very important word is fundamental. Now, what is a part of speech of fundamental? It is an adjective, again a describing word, and meaning of this word is basic and essential. मौलिक, ठीक है, बेसिक होना किसी चीज़ का essential होना उसे बोलते हैं fundamental. Synonyms क्या होंगे? Basic, essential, core, primary, crucial. ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? Synonyms. और opposites क्या होंगे? Sedentary, secondary, ठीक है, दूसरा, माइनियर छोटा, अनइम्पॉर्टेंट गैर ज़रूरी, ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? तुच्छ। और फिफ्थ इज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, फिफ्थ का क्या है? इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन। चलिए निमोनिक ट्रिक देखते हैं। फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? फाउंडेशन, बेस ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग का किसी बेस हो तो उसे हम फाउंडेशन बोलते हैं। फाउंडेशन को हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं? फंडामेंटल से, क्योंकि फंडामेंटल का अगर आप मतलब देखेंगे तो उसका मतलब भी ये होता है बेसिक या असेंशियल। ठीक है, चलिए सेवेंथ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज इल्यूसिव। A part of speech of elusive is it is an adjective again describing word. Now meaning of this word is difficult to find or achieve. ठीक है, बहुत मुश्किल पकड़ना या ढूंढना। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? हार्ड टू गेट, मिस्टीरियस, अनसर्टेन, हिडन और फ्लीटिंग। ऑल दीज विल बी द सिनोनिम्स। ऑपोजिट्स क्या होंगे? क्लियर, ऑब्वियस, डेफिनेट, सर्टेन एंड एक्सेसिबल। ठीक है, ऑब्वियस होना, क्लियर होना, डेफिनेट होना, निश्चित, ये सब जो है क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट्स हो जाएंगे। निमोनिक ट्रिक क्या है इसकी? इल्यूसिव की इल्यूजन, हार्ड टू कैच। तो इल्यूसिव जो है हम राइम कर सकते हैं इल्यूजन से, इल्यूजन वर्ड से, और उसका मतलब क्या बैठता है? किसी को कैच करना मुश्किल से। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वर्ड इज लिमिटेशंस। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। क्या मतलब है? रिस्ट्रिक्शंस और वीकनेसेस, सीमाएं, रिस्ट्रिक्शन लगाना, वीकनेसेस कमजोरी, उसे हम उसको क्या मतलब हो जाता है? लिमिटेशंस। सिनोनिम्स क्या होंगे? रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करना, प्रतिबंध लगाना, वीकनेसेस, कंस्ट्रेंट्स, बाउंड्रीज एंड शॉर्टकमिंग्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं एंटोनिम्स। फ्रीडम, strength, ability, advantage and capability. All these will be the antonyms of the word limitations. निमोनिक देख लेते हैं। लिमिट का मतलब लाइन, कैन नॉट क्रॉस, है ना। लिमिट हम किस तरह से शो करते हैं या सोचते हैं? एक लाइन बन जाती है, उस लिमिट से हम आगे नहीं जा सकते, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो लिमिट लाइन से शो होता है, और लाइन क्या शो करता है? कि कैन नॉट क्रॉस दिस एरिया। तो हम लिमिट इस तरह से, इस इमेजिनेशन के थ्रू, इल्यूजन के थ्रू याद रख के कि हाँ लिमिट का मतलब लाइन होता है, और लाइन का मतलब क्या होता है, क्या शो करता है कि हम क्रॉस नहीं कर सकते, उससे हम लिमिटेशन वर्ड याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज नेगोशिएटेड। नाउ पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्क ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, और टी ई डी लगा के, मतलब ई डी लगा के क्या बन गया? वर्ब की पास्ट फॉर्म बन गई है, वरना नेगोशिएट होता है सिर्फ। मतलब क्या होता है? डिस्कस टू रीच एन एग्रीमेंट, डिस्कस करना, एक एग्रीमेंट तक पहुंचना, पहुंचने तक। ठीक है, बातचीत द्वारा तय किया गया। चलिए हम बोलते हैं ना नेगोशिएट कर लीजिए। नेगोशिएट का मतलब क्या? बातचीत करने के बाद कोई एक चीज़ पे पहुंचना, डिस्कस करने के बाद कोई एक फैसला लेना, रिजल्ट पर पहुंचना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे? डिस्कस्ड, चर्चा करना, ठीक है, सेटल्ड, निपटाया, एग्रीड, बार्गेन्ड, सौदेबाजी, बार्गेन्ड सौदेबाजी, अरेंज्ड, व्यवस्थित किया। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स देखिए। डिस्प्यूटेड, fought, rejected, ignored, and opposed. All these will be opposites of the word negotiated. अच्छा नेमोनिक ट्रिक क्या हो जाएगी? नेगोशिएट की देखिए। नो ईगो, टॉकिएट। ठीक है, इसका मतलब ये है बिना ईगो के बातचीत करना। ठीक है, टॉक एंड सेटल, बातचीत करके सेटलमेंट करना नेगोशिएट का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब्स। स्टेप अप, फर्स्ट है स्टेप अप का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज एफर्ट, है ना, एक्टिविटी और इंटेंसिटी। एफर्ट को इंक्रीज करना, किसी एक्टिविटी को या इंटेंसिटी को बढ़ा देना, तो स्टेप अप। देखिए एग्जांपल, द आर्मी डिसाइडेड टू स्टेप अप सिक्योरिटी अलोंग द बॉर्डर। आर्मी ने क्या डिसाइड करा? कि जो एफर्ट है या इंटेंसिटी या एक्टिविटी है बॉर्डर के साथ, वो बढ़ा दें
सिक्योरिटी को बढ़ा दें। नेक्स्ट है सर्व एज, क्या मतलब है, टू एक्ट इन द रोल ऑफ समथिंग और फंक्शन एज समथिंग। ठीक है, एक्ट करना इन अ रोल ऑफ समथिंग या फंक्शन करना किसी के अंदर। एग्जाम्पल, द एग्रीमेंट कुड सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर फ्यूचर पीस टॉक्स। जो एग्रीमेंट है वो ऐसे काम करेगा, ऐसे सर्व करेगा, कैसे काम करेगा, बेसिक बन जाएगा। फाउंडेशन मतलब बेसिक फंडामेंटल बन जाएंगे किस चीज़ के लिए, फ्यूचर पीस टॉक्स के लिए। ठीक है, ताकि जिसकी वजह से फ्यूचर पीस टॉक्स हो सके। फिक्स प्रपोजिशन देखते हैं। फर्स्ट है इंसिस्ट ऑन, क्या मतलब है, टू डिमांड समथिंग फर्मली, डिमांड करना फर्मली। ठीक है, द लीडर इंसिस्टेड ऑन, या इंसिस्टेड के साथ ऑन फिक्स प्रपोजिशन है। इमीडिएट एक्शन टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट, लीडर ने क्या बोला, डिमांड करी, ठीक है, फर्मली, किस चीज़ के ऊपर कि एक्शन लिया जाए ताकि ये जो कन्फ्लिक्ट है इसको रिजॉल्व कर दिया जाए। बेस्ड है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन, बेस्ड के साथ यहाँ देखिए ऑन फिक्स प्रपोजिशन है। क्या मतलब होता है इसका, फाउंडेड और डिपेंडेंट ऑन समथिंग। ठीक है, किसी पे डिपेंड होना या फाउंड होना। और एग्जांपल देखते हैं, द एग्रीमेंट वाज बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ कंट्रीज। ठीक है, एग्रीमेंट जो है वो किस पे बेस्ड था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे दोनों कंट्रीज के बीच में। कोलोकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, सीज फायर एग्रीमेंट, सीज फायर एग्रीमेंट ये हम सुन रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आज के कल के न्यूज़ में, जो ये वॉर चल रही है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसमें काफ़ी बार ये वर्ड आ रहा है, यूज़ हो रहा है, सीज फायर एग्रीमेंट। अब पता लग रहा है आपको देख के भी कि एक किसी एग्रीमेंट की बात हो रही है ना। रिफर्स टू एन ऑफिशियल अरेंजमेंट टू स्टॉप फाइटिंग बिटवीन कंट्रीज, ऐसा ऑफिशियल अरेंजमेंट जिसमें जो है दोनों कंट्रीज जो हैं या जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपस में झगड़ना बंद कर दें। कैसे काम करता है, जो सीज फायर है वर्ड वो कॉमनली पेयर करता है एग्रीमेंट के साथ फॉर्मल और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज हो, फॉर्मल लैंग्वेज हो, उसके अंदर सीज फायर हमेशा कोलोकेट करेगा एग्रीमेंट के साथ। बिकॉज वॉर्स आर फॉर्मली स्टॉप्ड थ्रू एग्रीमेंट्स नॉट जस्ट एक्शंस। क्योंकि जो वॉर्स होती हैं, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वॉर्स चल रहा है कंट्रीज के बीच में, वो हमेशा स्टॉप्ड कर दिया जाता है, एग्रीमेंट्स के थ्रू स्टॉप किया जाता है, एक्शंस के थ्रू नहीं किया जाता। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द कंट्री साइंड अ सीज फायर एग्रीमेंट टू एंड हॉस्टिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कोलोकेशन इज डिप्लोमेटिक सेटलमेंट। ठीक है, डिप्लोमेटिक सेटलमेंट रिफर्स टू रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट थ्रू पीसफुल नेगोशिएशन एंड डिस्कशंस। कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना कैसे, पीसफुल नेगोशिएशन से, बातचीत करके या डिस्कशंस करके। अब देखिए डिप्लोमेटिक जो है यहाँ पे वो नेचुरली कोलोकेट करता है सेटलमेंट के साथ, क्योंकि डिप्लोमेसी इज द फॉर्मल मेथड यूज टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन नेशन। डिप्लोमेसी जो है वो एक फॉर्मल मेथड है सेटल करने के लिए डिस्प्यूट्स बहुत सारी कंट्रीज के बीच में, नेशंस के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं। ठीक है, तो इसलिए डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक हमेशा जो है कोलोकेट करेगा सेटलमेंट के साथ। ठीक है, एग्जांपल देखिए, बोथ साइड्स आर वर्किंग टुवर्ड्स अ डिप्लोमेटिक सेटलमेंट ऑफ द क्राइसिस। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए, ट्रूस किसका सब्स्टिट्यूट है, अ टेम्पररी एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग। टेम्पररी एग्रीमेंट होना ताकि जो है फाइटिंग जो है, ये फाइट है, वॉर है, ये बंद की जा सके, इसको बोलेंगे ट्रूस। और डिप्लोमेसी, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू नेगोशिएशन। प्रैक्टिस करना क्या, मैनेजिंग, प्रैक्टिस करना किस चीज़ की, मैनेज करना इंटरनेशनल रिलेशंस को नेगोशिएशंस के थ्रू, इसे बोलेंगे हम डिप्लोमेसी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ईडियम्स पे आ जाइए। वेरी फर्स्ट देखते हैं क्या है ईडियम, रन इनटू अ वॉल। अब रन इनटू अ वॉल मतलब ये नहीं कि दीवार के अंदर भागना। ठीक है, इसका मतलब देखते हैं फिगरेटिव क्या मतलब हुआ इसका, टू फेस अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस कैन बी मेड। ऐसी सिचुएशन को फेस करना जहाँ प्रोग्रेस नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, रुकावट आ जाना। ठीक है, आगे बढ़ने में बाधा आ जाना। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे रन इनटू अ वॉल। एग्जाम्पल, द नेगोशिएशंस रैन इनटू अ वॉल ड्यू टू मेजर डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट एट दी नेक्स्ट ईडियम बहुत इंपॉर्टेंट जो है, एट अ क्रॉस रोड्स। एट अ क्रॉस रोड्स क्या मतलब होता है इसका, एट अ पॉइंट वेयर एन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस मस्ट बी मेड। एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ज़रूरी हो जाते हैं बनाना। ठीक है, ऐसे मोड़ पर जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो। एग्जाम्पल देखिए, द कंट्रीज आर एट द क्रॉस रोड्स। कंट्रीज कहाँ पर हैं, क्रॉस रोड्स पर हैं, इन डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू वॉर और चूज पीस, कि उन्हें वॉर करनी चाहिए या पीस अपना लेना चाहिए, तो उसे बोलेंगे एट अ क्रॉस रोड्स। चलिए, जार्गन्स वेरी इंपॉर्टेंट, सीज फायर, an official order
और एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग टेम्पररी। ठीक है, द न्यूज़ में बहुत बार आ रहा है। सीज फायर क्या होता है, एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है ये, या फिर एग्रीमेंट कह सकते हैं कि टेम्पररली फाइटिंग को, वॉर को रोक दिया जाए, इसे बोलते हैं हम सीज फायर। याद रखेंगे इस जार्गन को। एग्जाम्पल देखिए, बोथ कंट्रीज एग्रीड टू अ सीज फायर टू रिड्यूस टेंशन अलॉन्ग द बॉर्डर। नेक्स्ट जार्गन, रिजाइम चेंज। रिजाइम चेंज का मतलब क्या होता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन गवर्नमेंट विद अनदर। रिप्लेस होना एक गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट से, ऑफन बाय फोर्स। ठीक है, कैसे, फोर्स से और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। एग्जाम्पल देखिए, ये पहले हिंदी में भी देख लीजिए, शासन परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, रिजाइम चेंज। एग्जाम्पल, द पॉलिसी एम्ड एट रिजाइम चेंज क्रिएटेड इंस्टेबिलिटी इन द रीजन। जो पॉलिसी है वो एम करती है रिजाइम चेंज को, उसने क्या कर दिया, क्रिएटेड इंस्टेबिलिटी इन द रीजन, उसकी वजह से क्या हुआ, इंस्टेबिलिटी हो गई रीजन के अंदर। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू दी एडिटोरियल, रीड दिस एडिटोरियल ऑन यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान। ठीक है, ठीक है, सारे जो कीवर्ड्स वोकैबलरी वगैरह आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट नेम्स, स्किमिंग मेथड से इसको रीड करेंगे। ठीक है, रीड इट एंड देन वी विल डिस्कस दी पैसेज।
तो कमिंग बैक टू द एडिटोरियल, लेट्स सी व्हाट इज़ रिटन हेयर। सबसे पहले हम देखते हैं किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। एडिटोरियल एक्सप्लेन्स द रीसेंट सीज फायर बिटवीन द यूएस, इजराइल एंड ईरान। आपको पता है जो सीज फायर रिसेंटली हुआ है कहाँ पे, यूएस, इसराइल और ईरान के बीच में, उसी के ऊपर बताया है, एडिटर ने एक्सप्लेन किया है, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस चीज़ के ऊपर बात हुई है, वो हम सब देखेंगे समझेंगे। इट सेज द सीज फायर इज़ इम्पॉर्टेंट बट फ्रेजाइल एंड मस्ट कॉन्टिन्यू ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनन। तो सीज फायर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, ठीक है, क्योंकि टेम्प्ररी बेसिस पे हुआ है, और मस्ट कंटिन्यू ऑन ऑल फ्रंट्स, और जो सीज फायर है ना ये सारे फ्रंट्स के ऊपर होना चाहिए, लेबनन को साथ जोड़ते हुए, ठीक है, क्योंकि लेबनन को इंक्लूड नहीं किया है। द कन्फ्लिक्ट इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इसराइल इज ऑल्सो फाइटिंग हिजबुल्लाह इन लेबनन। जो कन्फ्लिक्ट है वो कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। क्यों कॉम्प्लिकेट होती जा रही है? क्योंकि जो इसराइल है वो अभी भी फाइट कर रहा है हिजबुल्लाह के लिए। कहाँ पे? लेबनन में, विच इज़ नॉट डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ द टॉक, ठीक है, वो इसलिए जो है ये डायरेक्टली पार्ट नहीं था टॉक्स का। तो लेबनन को कह रहे हैं कि लेबनन को भी शामिल किया जाए इस सीज फायर में। पीस इज़ डिफ़िकल्ट, जो पीस है वो अब डिफ़िकल्ट है, एंड ओनली कॉन्टिन्यूस डिप्लोमेसी कैन लीड टू लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। अब जो है पीस फुल टॉक्स होना मुश्किल है, सिर्फ जो कॉन्टिन्यूस डिप्लोमेसी है उसकी वजह से या उसके ज़रिए हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस देख सकते हैं या पहुंच सकते हैं सॉल्यूशंस तक। अब क्या हो रहा है वो हम इन डिटेल देख लेते हैं। अ 10-day ceasefire temporary stop to fighting has been announced between Donald Trump, US President, Israel and Lebanon conflict zone, ठीक है। 10-day सीज फायर जो है, सीज फायर का मैंने आपको मतलब बता दिया, टेम्प्ररी एग्रीमेंट होता है वो, ठीक है। तो ये स्टॉप करने के लिए फाइटिंग को बोला गया था, वो ऑर्डर दिया गया था, ठीक है। उसकी वजह से अनाउंस किया गया था सीज फायर, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं और इसराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके, इस जोन में बोला गया था। दिस कुड सपोर्ट एन अर्लियर ट्रूस बिटवीन यूएस एंड ईरान, ठीक है। द गोल इज टू रिड्यूस टेंशन एंड मूव टूवर्ड्स पीस टॉक्स। और यही गोल था पहले भी कि यूएस और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, वॉर चल रही थी, जब भी ये बोला गया था कि सीज फायर करके इसको रोक दिया जाए, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। दिस कुड सपोर्ट एन अर्लियर ट्रूस। ट्रूस का मतलब मैंने आपको बताया था, जो 8 अप्रैल को था उस यूएस और ईरान के बीच में, उसके लिए भी ये बात बोली गई थी। और जो गोल था वो यही था कि जितनी भी टेंशन्स हैं रीजन के अंदर वो ख़त्म की जाए, और पीसफुल टॉक्स के थ्रू ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, टेंशन जो है ख़त्म की जाए। अब देखते हैं कुछ टाइमलाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्च को क्या हुआ था? इजराइल स्टार्ट वॉर इन लेबनान, ठीक है, लिंक टू ईरान कन्फ्लिक्ट। अब जो ईरान में जो कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसके लिंक्ड में आकर इसराइल ने स्टार्ट कर दी अपनी वॉर, कहाँ पे? लेबनान में, ठीक है, 2 मार्च को। अप्रैल 8 को क्या हुआ? यूएस और ईरान सीज फायर अनाउंस, यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर अनाउंस हो गया। और अप्रैल 17 को अप्रॉक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यू 10-day सीज फायर बिटवीन इसराइल एंड लेबनान, ठीक है। एक और 10-day सीज फायर अनाउंस किया गया, कहाँ पे? इसराइल और लेबनान के बीच में। अब लेबनान क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। द लेबनान कन्फ्लिक्ट इज अ मेजर ऑब्स्टिकल इन यूएस ईरान टॉक्स। हमेशा मेजर कन्फ्लिक्ट्स रहा है, ऑब्स्टिकल रहा है, कहाँ पे? यूएस और ईरान के टॉक्स के अंदर। ईरान ने क्या डिमांड किया था? सीज फायर इन ऑल रीजन्स इंक्लूडिंग लेबनान, क्योंकि उसने डिमांड किया था कि सीज फायर जो हो सारे ही रीजन्स में हो, लेबनान को इंक्लूड किया था उसके अंदर। दिस वॉज पार्ट ऑफ अ 10 पॉइंट पीस फ्रेमवर्क। अब 10 पॉइंट पीस फ्रेमवर्क का पार्ट था ये। विदाउट पीस इन लिबनन ईरान वॉन्ट फुली कॉपरेट। अगर जो है लिबनन के अंदर पीस नहीं आएगा, नहीं शो किया जाएगा, नहीं अपनाया जाएगा, तो ईरान जो है फुली कॉपरेट नहीं करेगा इस सीज फायर के अंदर, इस सीज फायर एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर प्रॉब्लम्स का आ रही है वो देख लेते हैं। द वॉर इन लिबनन इज़ नॉट सिंपल। जो लिबनन के अंदर वॉर चल रही है वो सिंपल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इसराइल वर्सेस लेबनन गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। वो किसके ऊपर है? इसराइल वर्सेस हिजबुल्लाह। प्रॉब्लम क्या है? हिजबुल्लाह इज नॉट पार्ट ऑफ पीस टॉक्स, सो इवन इफ कंट्रीज एग्री, फाइटिंग में कंटिन्यू, ठीक है। जो बेसिकली जो इसराइल वॉर कर रहा है लेबनान के साथ, वो गवर्नमेंट के लिए नहीं कर रहा, वो कर रहा है हिजबुल्लाह की वजह से, ठीक है, क्योंकि हिजबुल्लाह के ईरान के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स करे गए थे इसराइल के द्वारा, जो कि उसने नहीं अपनाए।
अब नहीं अपनाए की वजह से वो क्या कर रहा है, लेबनान पे हमला कर रहा है। ठीक है, व्हाट आर द साइड्स सेइंग, अब साइड्स क्या कह रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। ईरान के लीडर क्या कह रहे हैं, मोहम्मद बगैर गालिबाफ, वो कह रहे हैं लेबनान सीज फायर इज नेसेसरी फॉर पीस टॉक्स, लेबनान का सीज फायर होना ज़रूरी है अगर आप पीस टॉक्स चाहते हो तो। ठीक है, ईरान के लीडर बोल रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स लेड बाय डोनाल्ड ट्रम्प, जी.डी. वेंस, वो क्या चाहते हैं कि नेगोशिएटेड सेटलमेंट विद ईरान, कि नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाए ईरान के साथ। इजराइल के जो लीडर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो क्या कह रहे हैं, विल नॉट विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम साउथर्न लेबनान, ट्रूप्स नहीं हटेंगे साउथर्न लेबनान से। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स वो जारी रखेंगे। सी अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर पीस, फॉर पीस। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं वो, अपॉर्चुनिटी है, हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है पीस की, लेकिन ट्रूप्स नहीं विड्रॉ होंगे साउथर्न लेबनान की तरफ से। ठीक है, हेजबुल्ला क्या से कह रहे हैं, विल स्टॉप अटैक ओनली इफ इजराइल स्टॉप्स फर्स्ट, अगर इसराइल लेबनान पे हमला करना रोक देंगे तो हम भी रुक जाएंगे। सो दीज आर द डिफरेंट सेइंग्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं, ईरान क्या कह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल और हिजबुल्ला। ठीक है, इस तरह से ये सारी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, बातचीत चल रही है। अब क्या है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग टॉक्स, ड्यूरिंग टॉक्स किसके बीच में हुई, इन कंट्रीज़ के बीच में हुई, क्या हुआ वो देखते हैं। टॉक्स हेल्ड इन इस्लामाबाद, कहाँ पे हुई, पाकिस्तान को मॉडरेटर मीडिएटर बना दिया गया है और वहाँ पे इस्लामाबाद में ये सारी टॉक्स चली हैं कि क्या किया जाए। उसका रिजल्ट क्या निकला है, नो फाइनल एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ अभी कंट्रीज़ के बीच में, और कम्युनिकेशन स्टिल ऑन गोइंग, कम्युनिकेशन जो अभी तक चल रही है। ग्राउंड रियलिटी देख लेते हैं, इसराइल क्या चाहता है, रिजाइम चेंज इन ईरान, मैंने आपको बोला था कि कुछ उसके एग्रीमेंट्स उसको उसने बोले थे ईरान में करने के लिए, उसकी कुछ वांट्स थी, नीड्स थी जो उसे करवानी थी, लेकिन वो वहाँ नहीं हुई प्रॉपर तरीके से। क्या था, पहले तो रिजाइम चेंज करना था ईरान का, जो फेल हो गया। ठीक है, और डिसआर्म हिजबुल्ला, डिसआर्म करना था हिजबुल्ला को, वो भी नहीं हुआ, वो भी अचीव नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो लेबनान पे अटैक कर रहा है। ये आप याद रखें, ग्राउंड रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिजबुल्ला क्या, वीकेंड, हिजबुल्ला वीकेंड तो हो गया, ठीक है, लेकिन पावरफुल अभी भी वो है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, नीदर साइड फुली वन, कोई सी भी साइड पूरी तरह से जीत नहीं पा रही। इस वजह से जो इसराइल है वो कहाँ हमला कर रहा है, कहाँ अटैक कर रहा है, लेबनान पे। और लेबनान को अटैक करने का रोकने के लिए, ताकि वहाँ पे अटैक ना हो, वहाँ पे पीस टॉक्स हो जाए, वहाँ पे सब कुछ सही हो जाए, इसलिए क्या कह रहा है ईरान कि हम फुली जब ही सीज फायर को अपनाएंगे, एग्रीमेंट को अपनाएंगे, जब लेबनान जो है इसमें शामिल किया जाएगा। तो दीज आर द कन्फ्लिक्ट्स गोइंग बिटवीन द कंट्रीज। अब आर्गुमेंट क्या है वो देख लेते हैं एडिटर का। सीज फायर इज़ गुड बट फ्रेजाइल, सीज फायर सही है लेकिन बहुत नाजुक है अभी भी, वो मैंने आपको बता दिया क्यों। पीस इज स्टिल अनसर्टेन, ठीक है, पीस जो है वो अभी भी अनसर्टेन है, मतलब हो सकता है कि पीस ना आए ऐसे रीजन्स में, ऐसी कंट्रीज़ में, और ये लड़ाई जो है, कन्फ्लिक्ट जो है अभी और आगे बढ़े। रियल सॉल्यूशन रिक्वायर्स, क्या है रियल सॉल्यूशन वो देख लेते हैं। सीज फायर अक्रॉस ऑल फ्रंट्स, ठीक है, ये होना ज़रूरी है कि ईरान, लेबनान, इस सब जगह पे जो है सीज फायर जो है सारे फ्रंट्स पे देखा जाए, करा जाए। और इंक्लूजन ऑफ हिजबुल्ला इन टॉक्स, हिजबुल्ला को इंक्लूड किया जाए टॉक्स के अंदर। अगर ये नहीं किया गया तो क्या होगा, वॉर कैन रीस्टार्ट अगेन, कभी भी एनी टाइम इन द फ्यूचर वॉर जो है वो कभी भी रीस्टार्ट हो सकती है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि सीज फायर जो है वो अभी हो चुका है, ठीक है, चल रहा है, लेकिन बहुत नाजुक है अगर ये दोनों चीज़ें नहीं की गई। ठीक है, अब कंक्लूजन देख लीजिए, द सीज फायर इज़ अ टेम्प्रेरी रिलीफ, सिर्फ ये टेम्प्रेरी रिलीफ है, ठीक है, परमानेंट नहीं है। बट कन्फ्लिक्ट्स आर डीप एंड कॉम्प्लेक्स, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत डीप और कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, फॉर लास्टिंग पीस, अगर लास्टिंग पीस चाहिए तो यूएस मस्ट इंश्योर ऑल साइड स्टॉप फाइटिंग, नॉट जस्ट ईरान। ठीक है, सिर्फ ईरान को ही नहीं रुकना, यूएस को क्या करना चाहिए कि सारे सब तरफ से जो है लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कंट्रीज़ के बीच में, नेशंस के बीच में, ये रुक जाए। अगर कंप्लीट जो है पीस चाहिए, ठीक है, कंप्लीट सीज फायर चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक है, कभी भी जो है वॉर जो है एनी टाइम स्टार्ट हो सकती है अगर ये दोनों चीज़ें जो ऊपर मैंने आपको बताई थी ये नहीं की गई। ठीक है, चलिए आ जाए क्वेश्चन आंसर्स पे। Critically examine the role of ceasefire agreements in resolving modern international conflicts with reference to US Iran Israel situation. अभी आप देख रहे हैं ये सिर्फ US ईरान था, अब क्या हो गया, US Iran Israel situation। ठीक है,
तो ये बढ़ती जा रही है कन्फ्लिक्ट्स। अब इसको कैसे आप लिखेंगे आंसर को देखते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, डिफाइन करेंगे सीज फायर क्या होता है और उसे लिंक करेंगे जो रीसेंट कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, किसमें, यूएस, ईरान और इजराइल डेवलपमेंट्स में, वो आप बताएंगे। उसके बाद बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सीज फायर्स इन रिड्यूसिंग इमीडिएट वायलेंस, जो वायलेंस हो रहा है कंट्रीज़ के बीच में उसको कैसे रोका जा सकता है, तो आप बताएंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है सीज फायर का। उसके बाद लिमिटेशंस व्हेन की होल्डर्स दैट इज नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक हिजबुल्ला आर एक्सक्लूडेड, और बताएंगे रोल ऑफ थर्ड पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी मीडिएटर्स का रोल क्या है जैसे पाकिस्तान। प्रॉस एंड कॉन्स बताएंगे, ठीक है। प्रॉस में क्या बताएंगे, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, ठीक है, किस तरह से ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिल सकता है लोगों को, सिविल सोसाइटी को, स्कोप फॉर डिप्लोमेसी कितना है। और कॉन्स में क्या बताएंगे आप, टेम्पररी नेचर, वायलेशंस एंड लैक ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट कम होता जा रहा है गवर्नमेंट्स के ऊपर, ठीक है। और एग्जांपल किसका देंगे आप, मिडल ईस्ट कन्फ्लिक्ट्स का, रशिया यूक्रेन टेम्पररी ट्रूस जनरल रेफरेंस, है ना, रशिया यूक्रेन की तो कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं तो इसका भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। मिडल ईस्ट कंट्रीज का भी देंगे, रशिया यूक्रेन का भी देंगे। आगे बढ़ते हैं, वे फॉरवर्ड कैसे करेंगे, इंक्लूसिव नेगोशिएशंस, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये हमें अपनाने चाहिए, करने चाहिए। और मैं आपको बता दूं जहाँ पे भी क्रिटिकल एग्जामिन वर्ड आ जाए आपके क्वेश्चन में लिखने के लिए, तो आपको बैलेंस एनालिसिस देना है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों बतानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, डिस्कस द चैलेंजेस इन अचीविंग ड्यूरेबल पीस इन रीजन्स, ड्यूरेबल पीस, ठीक है, इन रीजन अफेक्टेड बाय बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, सजेस्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव वे फॉरवर्ड। तो इसमें क्या करेंगे, पहले आप डिफाइन करेंगे स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर्स एंड रिलेवेंस इन मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, जैसे इजराइल वर्सेस हेजबुल्ला। और बताएंगे फिर आप गवर्नेंस चैलेंज, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, लैक ऑफ सेंट्रल कंट्रोल, कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट, ठीक है, किस तरह से कंट्रोल कर रही है वो देखेंगे। सिक्योरिटी कंसर्न बताएंगे, टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो क्या रोल निभा रहे हैं, और डिप्लोमेटिक लिमिटेशंस, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ ग्रुप्स, देन एथिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन इशू, सिविल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, सिविल लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का, ये सब आप एक्सप्लेन करेंगे। बताएंगे गवर्नमेंट्स के बारे में, मिलिट्री ग्रुप्स के बारे में, और सिविलियंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या रोल कर निभा रही हैं वो सब आप एक्सप्लेन करेंगे। एग्जांपल देंगे लेबनान कॉन्फ्लिक्ट का, अफगानिस्तान तालिबान और सीरिया क्राइसिस, इन सब का आप बताएंगे। फिर उसके बाद एंड कैसे करेंगे, इंक्लूसिव डायलॉग फ्रेमवर्क, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रेंथन करना चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल सेटलमेंट्स और रिहैबिलिटेशन हो, ठीक है, जहाँ पे भी डिस्कस होगा क्वेश्चन में वहाँ पे आपको कवर करने हैं मल्टीपल डायमेंशंस, याद रखिए। एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशंस, आपको डिस्कस वाले क्वेश्चन में अलग अलग जगह से एग्जांपल्स उठाने, केस स्टडीज उठानी है, उनको एक्सप्लेन करना है, कवर करना है, और एक स्ट्रक्चर्ड बैलेंस एक्सप्लेनेशन देते हुए सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ जाए, आज ये आपके साथ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नाउ दीज आर द थ्री स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, बताइए इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलोज, ठीक है, जल्दी से रीड करें क्वेश्चन को और स्टेटमेंट्स को, देन यू विल गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। जल्दी से फटाफट से आप इसको रीड करें, आपकी आरसी की प्रैक्टिस यहीं हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो रहे हैं, वोकैबुलरी साथ आपकी चल रही है। देखिए आपके एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, एनालिटिकल आएंगे, लॉजिकल आएंगे, कंसेप्चुअल आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आरसी पैसेज पे आएंगे। तो प्लीज़ ये बहुत अच्छी जगह है इंटरेक्ट करने की, प्रैक्टिस करने की, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए मैं डिफरेंट टाइप से डेली ऑन द बेस्ड ऑन द पैसेज, ऑन द बेस्ड ऑन द एडिटोरियल, जो एडिटोरियल आता है उस पर बनाती हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, आपके डिफ़िकल्टी लेवल पे, एग्जाम लेवल जितना होता है, जितना डिफ़िकल्ट होता है उस हिसाब से। तो ये आपकी जगह है प्रैक्टिस करने की, तो प्लीज़ इसको यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, मुझे आंसर दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप अटेंड कर रहे हैं लाइव क्लासेस, बिकॉज इट्स ऑल फॉर यू, है ना, आपको पता है लाइव क्लासेस आपके लिए हो रही है, एडिटोरियल एनालिसिस जो हो रहा है, तो प्लीज़ इसको लीजिए और मुझे आंसर करिए। आंसर क्या हुआ इसका, बी, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। और जो लोग आंसर करते हैं आई एम वेरी हैप्पी विद देम,
क्योंकि वो पार्टिसिपेट करते हैं। लाइव क्लासेस उन्हीं के लिए हैं, वो समझते हैं हाँ कि टीचर की भी उतनी मेहनत है जितनी स्टूडेंट की पढ़ने में। ठीक है, तो ये विज़ा विज़ होता है, टीचर भी उतनी ही मेहनत करता है आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, जितनी उतने ही एफर्ट्स वो लगाते हैं जितनी स्टूडेंट्स पढ़ाई में लगा रहे हैं, पढ़ने में लगा रहे हैं। सो आपका इंटरेक्शन, आपके आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेरी क्लासेस में। सो दिस इज़ द आंसर। आप चेकआउट भी करा करें साथ साथ कि हाँ आप कहाँ गलत हैं, कहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन अभी भी है। डेली आरसी कराने का, प्रैक्टिस कराने का मतलब यही है कि आप अपने कन्फ्यूजन्स, डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स देख सकें। ठीक है, चलिए आज ये पार्ट 6 पे यूपीएससी मेंस और ऐसे थीम्स देख लेते हैं। इसी एडिटोरियल पे क्या हो सकती है, लिमिट्स ऑफ मिलिट्री पावर वर्सेस रोल ऑफ डिप्लोमेसी, कहाँ पे लिंक्ड हो रहा है, कहाँ पे आ सकता है, कहाँ यूजफुल है। GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस और ऐसे राइटिंग कैसे आ सकता है। मिलिट्री स्ट्रेंथ अलोन कैन नॉट इंश्योर लास्टिंग पीस इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एनालाइज विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, थीम 2 challenges of including non-state actors in peace negotiations, कहाँ पे यूजफुल है। GS2 गवर्नेंस एंड IR, GS3 सिक्योरिटी, IR मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस। डिस्कस द challenges posed by non-state actors in conflicts रेजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग प्रोसेसेस। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है उसमें, जो मैंने आपको बताया है पीछे। थीम 3 क्या हो सकती है, रोल ऑफ थर्ड पार्टी मीडिएशन इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, रोल क्या होता है थर्ड पार्टी मीडिएटर्स का। GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऐसे पेपर देखिए, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ थर्ड पार्टी मीडिएशन इन रिजॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स विद एग्जांपल्स। फाइन, कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स अगेन, पार्ट 6b, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीजफायर एग्रीमेंट। अगेन यू हैव टू रीड दीज स्टेटमेंट्स, दीज सेंटेंसेस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और इसमें से बताइए कौन सा सही है। रीड देम। व्हाट विल बी द आंसर, ए। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन, सेकंड ओनली, सिर्फ सेकंड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ थर्ड पार्टी मेडिएशन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, बताएं इसमें से कौन सा है जो एक्सप्लेन करता है, बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसका रोल थर्ड पार्टी मेडिएशन का इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। रीड द ऑप्शंस। आंसर इज सी। फाइन, coming to the third question, consider the following statements about non-state actors। अब नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर ये स्टेटमेंट्स हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ए बी सी और डी। आंसर क्या है हुआ इसका, बताएं क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है इसका, आपको बताना है क्या। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन स्टेट एक्टर्स, कौन से इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, मेल इन्फ्लुएंस सक्सेस ऑफ पीस एग्रीमेंट्स, या ऑल नॉन स्टेट एक्टर्स आर रिकॉग्नाइज अंडर इंटरनेशनल लॉ, या इंक्लूजन ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स कैन कॉम्प्लिकेट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस। क्या होता है, क्या रोल होता है मीडिएटर्स का। आंसर इज ए, ओनली फर्स्ट, नॉन स्टेट एक्टर्स में इन्फ्लुएंस सक्सेस ऑफ पीस एग्रीमेंट्स। ठीक है, क्यों इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या क्या मीडिएटर का रोल होता है कि इन्फ्लुएंस कर सकें वो सक्सेस, किस चीज़ की सक्सेस, पीस एग्रीमेंट्स की। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज और आर मोर असेंशियल फॉर अ ड्यूरेबल पीस सेटलमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो बता रहा है असेंशियल है किस चीज़ के लिए, ड्यूरेबल पीस सेटलमेंट के लिए। रीड दी ऑप्शंस, रीड दी स्टेटमेंट्स ऑल्सो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड।
क्या होगा आंसर इसका? ए। इंक्लूड करना चाहिए किसको? सारे ही मेजर स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स गिव एंड टेक अप्रोच इन डिप्लोमेसी। बताइए कौन सा इसमें ऐसा है जो बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है गिव एंड टेक अप्रोच को डिप्लोमेसी के अंदर? ए, बी, सी और डी। रीड दी स्टेटमेंट्स। आंसर क्या होगा इसका? बी, म्यूचुअल कंसेशंस मेड बाय कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, ठीक है। पार्ट 7, द वर्ड फ्रेजाइल इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू। फ्रेजाइल जो है किसका सिनोनिम और क्या हो सकता है इसका सिनोनिम? बताएं। स्ट्रॉन्ग, डेलिकेट, परमानेंट और स्टेबल। क्या मीनिंग है इसका? क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू। आंसर इज बी, डेलिकेट, ठीक है। ओके, मैंने आपको बताया था फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? कमजोर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। जल्दी से बताएं इनमें से कौन सा पैसेज जो करेक्ट नहीं है पैसेज के अकॉर्डिंग। रीड द स्टेटमेंट्स। क्या है आंसर? सी। आंसर इज ए, सॉरी, दिस इज द आंसर ए। द सीजफायर इंक्लूड्स ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन द कन्फ्लिक्ट, ठीक है। सीज फायर में जो है क्या इंक्लूड करा गया कि सारी जो पार्टीज है वो इन्वॉल्व हो कन्फ्लिक्ट के अंदर, तो ऐसा नहीं है, गलत से स्टेटमेंट है, पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो आंसर जो है इसका ए है। बाकी सारे जो स्टेटमेंट्स हैं बी, सी और डी वो सही हैं। चलिए, तो दिस इज द एडिटोरियल एनालिसिस फॉर टुडे, ठीक है। आपको समझ में भी आया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग, आपको उसको पढ़ना भी चाहिए, बार बार रीड करनी चाहिए। और जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट डेटा है जो बात करी गई है वो आप ध्यान में रखेंगे। अगर ऐसा कोई पैसेज आ जाता है आपके एग्जाम में या कोई भी क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है, कब क्या बात करनी है। डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, वो कीवर्ड्स वगैरह वोकैबलरी आपको नोट करनी होगी। इसमें से वोकैबलरी भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ द एडिटोरियल। जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे प्लीज़ फुल वीडियो देखें। फुल वीडियो मैं इसलिए बोलती हूँ आपसे देखने के लिए क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आरसी में तो क्वेश्चन आंसर्स ही है ना, पैसेज आपको दे दिया जाएगा डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट इस तरह से, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स आप आएंगे एग्जाम में वो आप सही मार्क कर आएँ, और उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स को देखना समझना ज़रूरी है कि ये इसका आंसर ये क्यों है, ठीक है। क्वेश्चंस डिफ़िकल्टी वाले ही आएंगे, डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा, थोड़े से कन्फ्यूजन वाले होते हैं, या स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे क्या मतलब है इसको एक्सप्लेन करें, एनालाइज करें इस तरह से। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखें जो भी रिकॉर्डेड देखेंगे, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को। जितने भी नए लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, ठीक है। क्योंकि आरसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एक्सपेक्ट, इन एवरी एग्ज़ाम। साथ ही साथ लाइक कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो मैं आपको देती रहूँ टाइम टू टाइम चैनल की तरफ से, ठीक है। वोकैबलरी भी हम करेंगे इसके अलावा जो आपके आती है एग्ज़ाम में, इसके अलावा जो आती है जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो इंपॉर्टेंट हैं, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, रूट वर्ड्स क्या होते हैं। देर आर सो मच टू लर्न। सो ग्रामर तो हमारी साथ साथ हो रही है। नेक्स्ट आई विल बी फोकसिंग ऑन वोकैबलरी, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।